अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 6। आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और मैंने आपसे कहा था कि सब कुछ रिवाइज करके आइएगा ताकि जब हम क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़ करें तो आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पाकिस्तान्स मोस्ट यूजफुल मिनरल रिसोर्स? यानी कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा यूजफुल मिनरल रिसोर्स कौन सी है? इसका आंसर है नेचुरल गैस इज पाकिस्तान्स मोस्ट यूजफुल मिनरल रिसोर्स। पाकिस्तान हैज एक्सीलेंट सप्लाईज ऑफ नेचुरल गैस। यानी कि पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा फायदेमंद मिनरल रिसोर्स है वो है नेचुरल गैस, और उसकी वजह यह है कि वी हैव गॉट ह्यूज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। हमें नेचुरल गैस कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती, वी हैव गॉट ह्यूज रिजर्व्स, जिसकी वजह से हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What advantages does natural gas have over oil? In what ways is oil more useful? तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। Natural gas can be transported easily along huge pipelines and it can be compressed into steel bottles to store. Natural gas ऑयल से ज़्यादा फायदेमंद क्यों साबित होती है हमारे लिए? इसलिए क्योंकि हम नेचुरल गैस को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन इतनी इजी नहीं है हमारे लिए जितनी इजी नेचुरल गैस की ट्रांसपोर्टेशन है। नेचुरल गैस इज अ गैस, तो अगर आप उस पर प्रेशर डालेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, तो इट विल टर्न इनटू अ लिक्विड, और यही लिक्विड हम बड़ी बड़ी स्टील बॉटल्स में घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक दफ़ा उनको अगर नॉर्मल एटमॉस्फेयर मिल जाए तो उसके बाद नेचुरल गैस फैलना शुरू कर देती है। पार्ट 2, इन व्हाट वेज इज ऑयल मोर यूजफुल? यानी कि ऑयल के भी ज़्यादा क्या फ़ायदे हैं ओवर नेचुरल गैस? तो इसका आंसर है ऑयल इज मोर यूजफुल बिकॉज नेचुरल गैस इज हाईली फ्लेमेबल एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो वही बात कि नेचुरल गैस को अगर नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो वो फौरन फैलती है और ज़रा सी भी चिंगारी आग पकड़ सकती है। तो फिर जहाँ जहाँ गैस जाएगी वहाँ वहाँ आग लगेगी। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। इस मामले में ऑयल इज़ मोर यूजफुल। ऐसा नहीं है ऑयल गैस की तरह नहीं फैलता, इसलिए आग लगने का भी उतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता। ऑल्दो अगर ऑयल को भी आग लग जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन नेचुरल गैस एक तो बहुत तेज़ी से फैलती है और दूसरा उसके फैलने का बहुत जल्दी पता भी नहीं लगता। उसके फैलने के कुछ देर बाद आपको एक स्मेल आती है जिससे पता लगता है कि गैस कहीं से लीक हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, Which mineral does Pakistan has to import in large quantities? What are its uses? यानी कि वो कौन सा मिनरल है जो पाकिस्तान को लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट करना पड़ता है? पाकिस्तान हैज़ टू इंपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑयल। हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स नहीं है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज में है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में भी कहीं से ऑयल रिजर्व्स मिल जाएं ताकि हमें ऑयल इंपोर्ट ना करना पड़े। लेकिन अभी तक हमें कोई रिजर्व नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें ऑयल लार्ज क्वांटिटीज में दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ता है। What are its uses? In our industries and in our vehicles. यानी कि ऑयल कहाँ कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्रीज में यूज होता है ऑब्वियसली, और फिर व्हीकल्स में यूज होता है। व्हीकल्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, बसेस, आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसमें ऑयल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज पाकिस्तान्स ओन कोल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट? Why may it be important in the future?
यानी कि पाकिस्तान से जो कोल निकलता है, जो कोल रिजर्व्स हैं, वो इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? उसका आंसर ये है, पाकिस्तान's coal is of low quality and it does not give much heat when burned. मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के कोल रिजर्व्स में से जो कोल निकाला जाता है, that is not of good quality, that is of low quality. जब उसको जलाया जाता है तो उसमें से ज़्यादा सल्फर गैस निकलती है और एशेस, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती. हमारी रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा से ज़्यादा हीट. लेकिन जो लो क्वालिटी कोल हमें पाकिस्तान में मिलता है वो अच्छी हीट प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से हमें कोल भी इंपोर्ट करना पड़ता है. क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, व्हाई मे इट बी इम्पोर्टेंट इन द फ्यूचर, जिसका आंसर है, इट माइट बी इम्पोर्टेंट इन फ्यूचर बिकॉज हाई क्वालिटी हैज बीन डिस्कवर्ड इन थ एंड माइंस आर बीइंग डेवलप्ड. यानी कि फ्यूचर में क्यों इसको इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है कोल को? तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान का जो थर का इलाका है उसमें कुछ कोल रिजर्व्स मिले हैं और ऐसा सोचा जा रहा है कि वो जो कोल रिजर्व्स हैं उनको अच्छे से माइन किया जाए, क्योंकि वो कोल रिजर्व्स हाई क्वालिटी कोल के हैं. तो अगर वो वाकई ही माइंस डेवलप कर ली जाती हैं और वो हाई क्वालिटी कोल निकलता है तो फिर पाकिस्तान को कोल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा. Then we will have good high quality coal or of our own country. Now question number 5. Find out more about gemstones mentioned in the book. आपकी बुक में कुछ gemstones का जिक्र किया गया है. आपने उनके बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मेंशन की है इन कंपैरिजन. आप चाहें तो और इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एमराल्ड की. एमराल्ड का कलर होता है ग्रीन और डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, और उसकी क्वालिटी वेरी करती है विद वेट एंड कलर. जो भी जेम स्टोन होगा उसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसका वजन कितना है, उसकी कटिंग कैसी हुई हुई है, उसका कलर कैसा है. यानी कि देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिन पे क्वालिटी डिपेंड करती है. फिर अगर वैल्यू की बात की जाए तो एमराल्ड इज रेयर एंड एक्सपेंसिव देन डायमंड. आपको पता है ना बच्चों कि डायमंड कितना महंगा होता है, लेकिन एमराल्ड एक ऐसा जेम स्टोन है जो डायमंड से भी ज्यादा महंगा मिलता है. उसके बाद बात करते हैं रूबीज की. रूबीज इज अनदर जेम स्टोन एंड इट हैज गॉट डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड, डार्क रेड, लाइट रेड, पिंक, डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड. उसके बाद इसके मामले में भी अगर आपने इसकी क्वालिटी देखनी है तो आपको देखना है कि इसका कलर कितना डार्क है, कितना लाइट है, कटिंग कैसी हुई हुई है, वेट कितना है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स वैल्यू तो ये एमराल्ड से भी ज़्यादा महंगा होता है. एमराल्ड वाज एक्सपेंसिव देन डायमंड एंड रूबी इज मोर एक्सपेंसिव देन एमराल्ड. उसके बाद आ जाते हैं टोपास पे. दैट इज अनदर जेमस्टोन मेंशन्ड इन योर बुक. टोपास का कलर गोल्डन ब्राउन टू येलो के दरमियान वेरी करता रहता है. इट कुड बी ट्रांसपेरेंट एज वेल इन सम केसेस. देन अगेन इट वेरीज विद वेट, कलर, कटिंग, एंड इन केस ऑफ इट्स वैल्यू इट इज चीप एज कंपेयर टू एमराल्ड एंड रूबी. ये एमराल्ड एंड रूबी से सस्ता होता है, उन जितना महंगा नहीं होता. Now coming towards our last question. What is mica and how is it used? आपको याद होगा कि आपके चैप्टर के एंड पे जो उन इन्फो का एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है उसमें एक चीज का जिक्र था, mica, that is found in India and India is its largest producer. So what is it? It is a naturally occurring mineral dust. It is a kind of a mineral dust that occurs naturally. मतलब आपको बनानी नहीं पड़ती, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर एंड इट इज नॉट लाइक ऑर्डिनरी डस्ट. ऐसा नहीं है कि आपके घरों में जो डस्ट पड़ी होती है, जो सड़क पर डस्ट पड़ी होती है, वो ऐसी कोई चीज है, बिल्कुल नहीं. इट इज अ मिनरल डस्ट, अ स्पेशल काइंड ऑफ डस्ट. एंड व्हाट आर इट्स यूजेस? इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड पेंट्स एंड एज इंसुलेटर. कॉस्मेटिक्स में यूज होता है क्योंकि ये शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये मेकअप के सामान में यूज होते हैं. Then it is used in paints,
इन क्रिस्टल्स के पेंट्स में यूज से ये होता है कि पेंट मजीद ब्राइट दिखता है, बिकॉज दीज क्रिस्टल्स आर शाइनी। तो जब हम इसको पेंट में डालते हैं तो पेंट भी ब्राइट हो जाता है और एक शाइनी सी लुक देता है। एंड देन इट इज़ यूज्ड एज एन इंसुलेटर, यानी कि ये इंसुलेटर है, ये हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, उनको पास थ्रू नहीं होने देता। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन इंडस्ट्री। तो इन क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज के साथ आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड। आई होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।